हेल्प ऑनलाइन के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले से MDH। नमस्कार, हेल्प ऑनलाइन करियर में आपका स्वागत है। हर दिल में जीने की ख्वाहिश है और हर आंख में सुनहरे कल का सपना। इसी सपने को साकार करने के लिए इंसान जी तोड़ मेहनत करता है और जब ख्वाब हकीकत नहीं बनते तो आदमी टूट सा जाता है, हजारों उलझने पाल लेता है। करियर का मसला भी कुछ ऐसा ही है। इसे इत्तफाक अथवा किसी और की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता। करियर से संबंधित समस्याओं को हल करने का बीड़ा जैंट सैटेलाइट टेलीविजन ने उठाया है। हम प्रत्येक गुरुवार आपके लिए एक नए करियर पर बात करते हैं और हमारे बीच स्टूडियो में संबंधित विषय के विशेषज्ञ मौजूद होते हैं। आज का हमारा विषय है पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं और हमारे बीच मौजूद हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन ब्रजकिशोर शर्मा जी और कृष्णा प्रकाशन समूह के चेयरमैन श्री SK रस्तोगी जी। तो मैं आज हमारे कार्यक्रम से संबंधित और हमारे विषय से संबंधित अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, किसी तरह की कोई शंका है या कोई जिज्ञासा आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। ब्रजकिशोर जी, मैं पहला सवाल आपसे करना चाहूँगा कि समूचे विश्व में पुस्तक प्रकाशन के प्रति उत्साह में वृद्धि हुई है। सर्वाधिक प्रसन्नता की बात यह है कि पूरी दुनिया में दिल्ली को पुस्तक राजधानी होने का गौरव अर्जित हुआ है। वर्तमान वर्ष भी पुस्तक वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। NBT के अध्यक्ष होने के नाते इतनी सारी उपलब्धियों पर आप कैसा अनुभव करते हैं? भारत का प्रकाशन उद्योग एक बहुत विशाल उद्योग है। हम लोग लगभग 75,000 नए शीर्षक प्रतिवर्ष प्रकाशित करते हैं। इसमें वो प्रकाशक सम्मिलित नहीं हैं जो वाणिज्यिक प्रकाशक न होकर के जनता की सेवा की दृष्टि से या अपने किसी विचार की प्रचार की दृष्टि से पुस्तकें प्रकाशित करते हैं। भारत में पुस्तकें केवल एक भाषा में नहीं 24 भिन्न भिन्न भाषाओं में प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार का प्रकाशन उद्योग विश्व में और कहीं भी नहीं है। कहीं पर एक भाषा में प्रकाशित होती है, कहीं पर 2 में, कहीं 5, कहीं 7, 24 भाषाओं में इतनी अधिक पुस्तकें कहीं प्रकाशित नहीं होती। हमारे देश के लेखक अपने देश में भी मान्य हैं और विदेश में भी उनमें से बहुत से अधिक मान्य हैं। इसलिए यह जो सम्मान यूनेस्को ने भारत को दिया है, दिल्ली को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित करके, यह भारतीय प्रज्ञा का सम्मान है, भारतीय पुस्तक उद्योग में लगे प्रकाशकों का सम्मान है और भारतीय लेखकों का सम्मान है। इस दृष्टि से भारत सरकार ने एक बड़ी योजना बनाई है कि इस वर्ष हम पुस्तक पर्व के रूप में जगह जगह पर आयोजन करें और भारत को भारत से बाहर भी ले जाएं, जिससे लोग जानें कि भारत में किस प्रकार की पुस्तकें लिखी जा रही हैं, किस प्रकार की पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं और भारत क्या है, भारत में क्या विचार है, भारत विश्व को कौन से विचार दे सकता है और तंत्र में अर्थात टेक्नोलॉजी में किस प्रकार का योगदान कर सकता है, यह सब बताने की आवश्यकता है। भारत सरकार ने इसके लिए नेशनल बुक ट्रस्ट को केंद्रीय अभिकरण नोडल एजेंसी बनाया है। उसी सिलसिले में हम इस वर्ष में अपने देश में और विदेश में कई आयोजन करने वाले हैं। शर्मा जी ने बताया कि पूरी दुनिया में जहां सर्वाधिक पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उन देशों में से हमारा देश भारत एक देश है। निश्चित रूप से उपलब्धि की बात है और बहुत अच्छी बात है। और पुस्तकों को जो प्रकाशित करते हैं उनमें प्रकाशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसे ही एक भारत के शीर्षतम प्रकाशकों में से एक प्रकाशक हमारे बीच मौजूद हैं, श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी, जो कृष्णा प्रकाशन समूह के चेयरमैन हैं। मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि सत्येंद्र जी, आपके कृष्णा प्रकाशन द्वारा किस तरह का साहित्य, किस तरह की पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं? हमारे कृष्णा प्रकाशन समूह में 3 नाम से हमारी प्रकाशन है। एक कृष्णा प्रकाशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, गोयल पब्लिशिंग हाउस, एक डायनेमिक पब्लिकेशन लिमिटेड। जो कृष्णा प्रकाशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम एजुकेशनल बुक्स को पब्लिश करते हैं। CBSE में 9, 10th, 11th, 12th टेक्स्ट बुक्स हैं। साइंस मेन है इनमें। गोयल पब्लिशिंग हाउस में केमिस्ट्री का पब्लिकेशन टेक्स्ट बुक्स में है और डायनेमिक पब्लिकेशंस में हमारी जनरल बुक्स हैं जो सभी आयु वर्ग के लिए
और सभी विभिन्न विभिन्न वर्गों के लिए हम प्रकाशित उसमें करते हैं, जो कि हमारा बहुत ही अभी सिर्फ 1.5 साल पहले ही हमने इसका शुरुआत की थी। जो कृष्णा प्रकाशन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें हम एजुकेशनल बुक्स पब्लिश करते हैं और जो ऑल इंडिया लेवल पे बीएससी, एमएससी, आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बहुत अच्छी टेक्स्ट बुक्स हैं। यूपी टेक्निकल के अंडर में जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें काफ़ी हमने अभी 2 साल पहले शुरुआत की है। आपने जो रस्तोगी जी ये प्रगति की यात्रा एक तय की है, इसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जो जहां आप आज पहुंचे हैं, जिस तरह से आपकी पुस्तकों की लोकप्रियता बढ़ी है, तो इसके बारे में आप बताइए। देखिए जी, मेरी प्रगति हो या किसी भी एक सफल व्यक्ति की प्रगति है, वो मेनली 3 बातों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला पॉइंट है उसका आदमी की अपनी सोच, सकारात्मक सोच। दूसरा पॉइंट आता है इसमें उसके परिवार का सहयोग। तीसरा आता है जहाँ पर वो अपना कार्यशाला है उसकी, जहाँ उसके सब सहयोगी हैं, उनका सहयोग। सबसे पहले जो आदमी की अपनी सोच यदि सकारात्मक है, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसके बाद ही उसके परिवार का सहयोग होता है और उसके बाद ही उसके अपने सहयोगियों का सहयोग होता है। यदि व्यक्ति की अपनी सकारात्मक सोच नहीं है तो ना तो उसका परिवार का कोई सदस्य उसको सहयोग कर पाएगा और ना ही उसका कोई अपना सहयोगी सहयोग कर पाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बचपन से लेकर आज तक जैसे जैसे मेरी सोच बनी वो सकारात्मक होती चली गई और मैं अपने एक अच्छे पथ पे आगे अग्रसर होता चला गया। सफल आज मुझे मानते हैं जितना भी हूँ, मैं अपनी सकारात्मक सोच की वजह से हूँ और बाकी अपने परिवार के, अपने सहयोगियों के सहयोग की वजह से। सकारात्मक सोच, दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने साथियों का सहयोग, अपने पारिवारिक लोगों के सद्भावनाएं हमें प्रगति और उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करती हैं, अग्रसारित करती हैं, ऐसा मानते हैं श्री एस.के. रस्तोगी। और इसी क्रम में मैं अगला सवाल करना चाहता हूं ब्रजकिशोर शर्मा जी से कि नेशनल बुक ट्रस्ट क्या क्या गतिविधियां पुस्तक प्रकाशन व्यवसाय के विस्तार में संचालित करता है? नेशनल बुक ट्रस्ट की मुख्यतया 2 गतिविधियां हैं। एक तो स्वयं प्रकाशन करना और दूसरे अन्य प्रकाशकों के विक्रय को बढ़ावा देना। और उसके बढ़ावा देने का एक ढंग यह भी है कि लोगों में पुस्तक प्रेम जगाना। लोगों में जब पुस्तक का प्रेम होगा तो लोग आगे आएंगे, पुस्तक खरीदेंगे। पुस्तक खरीदेंगे, स्वाभाविक ही प्रकाशकों को लाभ होगा। जब प्रकाशक लाभान्वित होंगे तो अधिकाधिक पुस्तकें अच्छे अच्छे लेखकों से लिखवा करके अच्छे विषयों पर, लोकप्रिय विषयों पर प्रकाशित करेंगे। इसलिए 2 प्रकार की भूमिका है। एक तो प्रत्यक्ष भूमिका हमारी है कि हम स्वयं अच्छी पुस्तकें प्रकाशित करें, उनको उचित मूल्य पर, सामान्यतया प्रकाशक जिस मूल्य पर बेचते हैं उस मूल्य से कम मूल्य पर, क्योंकि हमें लाभ कमाने का हमारा उद्देश्य नहीं है, हम उपलब्ध कराएं। उसी में हमने बहुत सी पुस्तकें ऐसी उपलब्ध कराई हैं जैसे भारत, लोक और देश, मतलब भारत के भिन्न भिन्न भागों में लोग किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, उनके रहने का ढंग क्या है, कौन सी बोलियां बोलते हैं, पहनावा क्या है, किस प्रकार का भोजन करते हैं। फिर लोकप्रिय विज्ञान भी हमारा एक शीर्षक है। फिर नेहरू बाल पुस्तकालय है, राष्ट्रीय जीवन चरित्र है, लोक संस्कृति और साहित्य है, भारतीय साहित्य निधि है, विश्व साहित्य है। इस प्रकार से बहुत से शीर्षक हैं। इन शीर्षकों में हमने अभी तक लगभग 11,000 पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें से इस समय उपलब्ध हैं लगभग 9,000। इसमें 2,000 हिंदी की हैं, लगभग 1,100 अंग्रेजी की हैं और अन्य भारतीय भाषाओं की हैं। हम लोग लगभग 18 भारतीय भाषाओं में प्रकाशन करते हैं। किसी में कम शीर्षक निकाले हैं क्योंकि जनसंख्या के मुताबिक ही किताब बिकती है। हिंदी सर्वाधिक लोगों से बोली जाने वाली भाषा है। प्रमुख 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी राजभाषा हिंदी है, जहाँ पढ़ाई का हाई स्कूल के स्तर तक, आगे के स्तर तक भी बहुत सा काम हिंदी के माध्यम से होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि हिंदी में जो पुस्तकें प्रकाशित होती हैं उनका विक्रय अधिक होता है। प्रकाशकों को सहायता देने की दृष्टि से हम पुस्तक मेले आयोजित करते हैं। प्रत्येक पुस्तक मेला जब होता है तो उसमें नेशनल बुक ट्रस्ट को घाटा उठाना पड़ता है। हम लोग ये नहीं चाहते कि बहुत अधिक धन प्रकाशकों से लें
इतना धन लें कि उनको पुस्तक बेचने में का कुछ लाभ न होने पाए, इसलिए हम उनको रियायती मूल्य पर जगह उपलब्ध कराते हैं। ऐसे ही विदेशों में हम कई बार अपनी प्रदर्शनी लेकर के जाते हैं। तो जब हम अपनी कह रहे हैं तो अपनी का मतलब केवल नेशनल बुक ट्रस्ट नहीं है, भारतीय प्रकाशकों की। हम सबकी पुस्तकें लेकर के जाते हैं, वहाँ प्रदर्शित करते हैं। वहाँ जो आदेश आदि मिलते हैं तो वहाँ पर जो भी हम लोगों के वितरक होते हैं उनके माध्यम से उनको हम प्रदाय करवाते हैं। वो लोग यहाँ प्रकाशकों से पुस्तकें लेकर के विदेश में सप्लाई कर देते हैं। इस प्रकार से हम जो प्रकाशक स्वयं नहीं जा पाते उनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं विदेशों में। और अपने देश में प्रकाशकों के लिए हम मेला लगा करके ग्राहकों को, पाठकों को वहाँ पर बुला देते हैं, जिससे कि आमने सामने प्रकाशक और पाठक हो जाते हैं। अब जब पाठक आता है, सामने पुस्तक देखता है, तो वह प्रकाशक से पुस्तक की मांग करता है, खरीदता है। पुस्तक विक्रेता वहाँ आते हैं, वह थोक में मांग करते हैं, वह थोक में उनको आदेश देते हैं, पुस्तकें जाती हैं। तो हमारा काम वहाँ पर एक मेल मिलाप कराने का है कि पाठक और प्रकाशक के बीच, पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक के बीच एक मंच का, एक पुल का, एक सेतु का काम हम करते हैं। शर्मा जी, इन दिनों भी दिल्ली में पुस्तक मेला चल रहा है प्रगति मैदान में, तो इस बार कोई विशेष योजना या कोई किसी तरह का कुछ एनबीटी का रहा है? यह पुस्तक मेला फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स और जो प्रगति मैदान के जो स्वामी हैं, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों लोग मिल करके कर रहे हैं। हमारी उसमें विशेष भूमिका नहीं है। किंतु इस मेले की सबसे अच्छी बात यह है कि इस मेले में आपके उन्होंने पहले से अधिक स्थान दिया है, आने जाने के लिए स्थान अधिक छोड़ा है और बीच में भी स्थान छोड़ दिया है। उसके कारण से लाभ यह होता है कि जो माताएं बच्चों को लेकर के आती हैं, तो जब बच्चे थक जाएं, माताजी थकान अनुभव करें, तो वहाँ पर वह कालीन पे बैठ जाती हैं, अपने चाय पीते हैं, लोग नाश्ता करते हैं। अब वहाँ कुछ कुर्सियाँ भी रखवा दी गई हैं। कुछ वृद्धजन भी आते हैं पुस्तक प्रेम के कारण से, लेकिन चलते चलते थक जाते हैं, तो वो बैठें वहाँ पर, बैठ करके कुछ आपस में बातचीत करें, आनंद लें। इसलिए वहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। साथ ही साथ वहाँ पर पुस्तकों के उद्घाटन का भी कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पर कुछ छोटी छोटी गोष्ठियाँ भी चल रही हैं। अभी कल ही वहाँ पर ज्ञानपीठ वाले 9 पुस्तकों का 9 महिला लेखकों द्वारा लोकार्पण करवा रहे हैं। इस प्रकार के अनेक तरह से वहाँ कार्यक्रम चल रहे हैं। हम लोग जो मेला आयोजित कर रहे हैं वह फरवरी में 14 तारीख से प्रारंभ होगा। वह मेला है विश्व पुस्तक मेला। उसमें हम अपेक्षा कर रहे हैं कि देश के बाहर के 60-70 प्रकाशक आएंगे और अपने देश के कोने कोने से प्रकाशक आएंगे। इस बार हमने वहाँ पर 35,000 वर्ग मीटर से अधिक स्थान लिया है। शर्मा जी, आपसे हमारी वार्ता का क्रम जारी रहेगा और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का हमारा विषय है पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। अब वक्त है एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं यहीं, आप मत जाइएगा कहीं। यूरेका! मैंने एक नया फार्मूला खोज निकाला है। अगर हम राजमा, चने, चावल, दाल वगैरह सारी रात पानी में भिगो कर रखें तो हम 20% तक रसोई गैस बचा सकते हैं। ये फॉर्मूला तो बहुत पुराना है, हमारी दादी ने हमें बताया था। राजमा, चने, दाल रात भर भिगोकर प्रेशर कुकर में बनाइए। इससे आपका टाइम, ईंधन और पैसा बचेगा। जो भी बनाओ ऊपर से डालो थोड़ा सा चंकी चाट मसाला। वो छोले बल्ले बल्ले की बैंगन भाजा, MDH चंकी चाट मसाला, दुगने मजे वाला MDH। Here begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. मुझे पावर चाहिए, पोल्यूशन नहीं। तभी तो मैं लाई हूँ बिरला इकोजेन जनरेटर, जो है CPCB अप्रूव। अब तो बिजली और पोल्यूशन दोनों अंडर कंट्रोल। The most advanced genset is also the most eco-friendly genset.
हेल्प ऑनलाइन करियर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर, और हमारे बीच मौजूद हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री ब्रजकिशोर शर्मा जी और कृष्णा प्रकाशन समूह के चेयरमैन श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी। तो मैं ब्रजकिशोर जी आपसे बात कर रहा था कि नेशनल बुक ट्रस्ट डिप्लोमा इन बुक पब्लिशिंग के नाम से एक सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन करता है, तो जरा उसके बारे में बताइए कि आप उसमें क्या क्या आपकी शैक्षिक अर्हता होती हैं, कितनी अवधि का ये कोर्स होता है और कौन लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। यह कोर्स एक लघु अवधि का है। इसकी अवधि कभी हम लोग 45 दिन भी करते हैं, कभी 90 दिन की भी कर लेते हैं। इसमें अर्हता बहुत कम है, केवल ग्रेजुएट स्नातक होना आवश्यक है। यदि थोड़ा बहुत पुस्तक प्रकाशन का अनुभव हो तो अच्छा होता है, लेकिन बिना अनुभव के लोगों को भी हम ले लेते हैं। कारण यह है कि पहले इस प्रकार का कोई पाठ्यक्रम नहीं था, तो लोगों ने हमसे कहा कि इस प्रकार का कुछ पाठ्यक्रम होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसे लोग हैं जो प्रकाशन उद्योग से जुड़े हुए हैं। प्रकाशन उद्योग के बहुत से पक्ष हैं, उसमें संपादन भी आता है, उसमें प्रूफ रीडिंग भी आता है, उसमें कागज़ किस प्रकार का हो, किस काम के लिए कौन सा उपयुक्त कागज़ होगा यह देखना भी आता है, और उसमें पुस्तक का पूरा एक डिज़ाइन कैसा हो यह सब भी आता है। तो बहुत सी उसकी बातें हैं। फिर पुस्तकों को लोकप्रिय कैसे बनाना, उनको प्रकाशित करके कैसे पाठकों के पास पहुंचाना, वितरण की व्यवस्था कैसी होती है, यह सब बहुत सी बातें होती हैं। तो चूंकि हमारे पास में विशेषज्ञ हैं, इसलिए लोगों ने कहा कि यह पाठ्यक्रम आप चलाएं। हम लोगों ने पाठ्यक्रम चलाया है, कई वर्ष से चला रहे हैं, लेकिन अभी तक देखने में आया है कि फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिशर्स उसी पाठ्यक्रम को प्रतिवर्ष चलाने की योजना बनाया है और इस वर्ष से वो प्रारंभ कर रहे हैं। भारतीय विद्या भवन ने भी वह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है, और केवल दिल्ली में ही नहीं, चेन्नई में, हैदराबाद में, मुंबई में, कई अनेक स्थानों पर भिन्न भिन्न संस्थाओं ने इसी प्रकार के कार्यक्रम चलाए हैं। इस कारण से हम लोग यह भी सोच रहे थे कि उन कार्यक्रमों को सहायता देने के लिए हम अपने विशेषज्ञों को भेजते रहें और स्वयं यह पाठ्यक्रम अब न चलाएं, किंतु अभी यह विचार में ही है, अभी हमने उसको बंद नहीं किया। पुस्तक प्रकाशन से संबंधित पाठ्यक्रम कहाँ संचालित हैं, इस बाबत हमें हैदराबाद से स्वाति खोकर, बरेली से अहमद मिर्ज़ा, लखनऊ से तृप्ति शर्मा एवं मुंबई से शालिनी पाठक ने ईमेल भेजी है। ये जानना चाहते हैं कि वो पब्लिशिंग से संबंधित कोर्सेज कहाँ से किए जा सकते हैं। हम आपकी सुविधा के लिए संबंधित प्रशिक्षण संस्थानों के बारे में आपको बता देते हैं कि आप नेशनल बुक ट्रस्ट A5 ग्रीन पार्क नई दिल्ली से कर सकते हैं इसका पाठ्यक्रम, और बाकी संस्थानों के पते मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय पत्रकारिता एवं प्रकाशन महाविद्यालय I1/16 अंसारी रोड, दरियागंज, नई दिल्ली। कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ शेख सराय फेज़ 2 नई दिल्ली। शंकर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड बुक पब्लिशिंग 4 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली। इंस्टीट्यूट ऑफ बुक पब्लिशिंग A59 ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 नई दिल्ली, और दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्ली तथा भारतीय विद्या भवन मुंबई। यहाँ से आप पुस्तक प्रकाशन से संबंधित पाठ्यक्रम कर सकते हैं। रस्तोगी जी, एक अगला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रकाशन जगत में रोजगार की संभावनाएं तलाशने वाले युवाओं के लिए प्रशिक्षित होना या प्रशिक्षण प्राप्त करना कितना लाभदायक रहता है? प्रशिक्षण लेना काफ़ी लाभदायक होता है। जो इसका मेन मेरे जो विचार कहते हैं कि अगर प्रकाशन में किसी में भी कोई व्यक्ति अप्लाई करता है तो ये ज़रूरी नहीं होता कि उसका इंटरेस्ट प्रकाशन में ही हो। वो अपनी एक सर्विस ढूंढने निकला है घर से, तो वो सोचता है कि जहाँ भी मुझे अब मेरी ज़रूरत की सर्विस मिल जाएगी मैं उसको ज्वाइन कर लूँगा। उसको चाहे वो प्रोडक्शन में हो, डिस्पैच में हो, जिस स्थिति में भी उसकी एक सक्षमता कहती है उसको वहाँ अपॉइंट कर लिया जाता है। लेकिन यदि वो एक डिप्लोमा लेता है या चाहे 4 महीने का, 6 महीने का, साल भर का, जो भी एक प्रशिक्षण लेता है, वो इसका मतलब यह है कि उसका उसमें इंटरेस्ट है। अगर कोई भी हम कार्य करते हैं उसमें उस कार्य करने से पहले हमारा इंटरेस्ट भी हो, तो उस कार्य करने के बाद या उसमें हम एक पूरा ट्रेनिंग लेने के बाद में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और उसकी ट्रेनिंग लेने के बाद जब वो किसी पब्लिशिंग इंडस्ट्री में अप्लाई करता है तो उसी डिपार्टमेंट में वो कार्य करेगा जिस टॉपिक का उसने ट्रेनिंग लिया है। एक तो ये मेन फायदा है जो एक प्रकाशन को और एक उस कार्य करने वाले व्यक्ति को
बहुत समय तक, साल 6 महीने तक जो एक गैप बना रह जाता है, वो गैप खत्म हो जाता है और वो मेंटली मेकअप भी होता है और अच्छा परफॉर्म करने के लिए कैपेबल भी होता है। एक जिम्मेदार प्रकाशक होने के नाते वर्तमान में किस तरह की पुस्तकों के प्रकाशन की प्राथमिकता आप समझते हैं? किस तरह की पुस्तकों की ज़्यादा आवश्यकता हमारे भारत देश में है? देखिए, ऐसा है, मेरा जो प्रकाशन है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, एजुकेशनल भी है और जनरल भी है, इसलिए मुझे दोनों ही बारे में बताना ज़रूरी होगा, उचित भी होगा। हमारा एजुकेशनल पब्लिशिंग है, उसमें समय समय के हिसाब से जैसा भी हम लोगों का एक सिलेबस होता है या उसकी कोई भी कंपटीशन होता है, उसकी जो डिमांड होती है, उसके हिसाब से हमें एक अच्छी रिसर्च करने के बाद में कि आज के समय के हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट की जो रिक्वायरमेंट बन रही है या जो उसका सिलेबस है या उसका कंपटीशन है, उसके हिसाब से जो भी बेस्ट पॉसिबल होता है, उसके हिसाब से ये हमें प्रकाशित करना चाहिए। ये तो एजुकेशनल बुक्स के बारे में है। और जनरल बुक्स का भी हमारा जो डायनेमिक पब्लिकेशंस के अंडर में हमारा प्रकाशन है, उसमें मैं ये समझता हूँ कि दो चीज़ें आदमी के व्यक्तित्व को काफ़ी बढ़ाती हैं, या तो आदमी का संग साथ या आदमी के अच्छे लोगों का साथ जो उसको गाइड कर सकते हैं, या अच्छी पुस्तकों के अध्ययन करने से। अच्छी पुस्तकों के अध्ययन करने से उसके विचारों में वृद्धि होगी। जब अच्छे विचार बनेंगे, अच्छी सकारात्मक सोच बनेगी, तो अच्छा ही कार्य करने के लिए वो कुछ अपनी इच्छा शक्ति बना सकता है, अच्छे संकल्प ले सकता है। जब अच्छी दृढ़ संकल्प लेगा, इच्छा शक्ति बनाएगा, तो कार्य भी अच्छे ही होंगे। इसलिए प्रकाशन जगत में इस टाइप की पुस्तकों की आवश्यकता है। ब्रजकिशोर शर्मा जी, मैं आपसे अगला सवाल जानना चाहता हूं कि विश्व स्तर पर हमारे जो प्रकाशक हैं, वो उनका क्या स्तर है, कहाँ वो स्टैंड करते हैं? हमारे प्रकाशक समूह के रूप में, मतलब हमारे पूरे प्रकाशन। शर्मा जी, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिएगा, उससे पहले हमारे बीच टेलीफोन लाइन पर हमारे दर्शक एक फोन पर हैं, हमारे कॉलर। हेलो 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 जी, हेलो हेलो जी, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ जयपुर से। जी बोलिए जी, मेरा सवाल है कि मैंने बीलिप किया हुआ है जी, और मैं बुक पब्लिशिंग के क्षेत्र में मेरे लिए क्या स्कोप है, मुझे क्या करना होगा इस क्षेत्र में जाने के लिए? कुलदीप जी, आपने हमें फ़ोन किया, आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और आपके सवाल को मैं रेफर करता हूं ब्रजकिशोर जी को। ये कुलदीप हैं जयपुर से, पूछना चाहते हैं, इन्होंने बीलिप किया हुआ है कि पुस्तक प्रकाशन का डिप्लोमा या पाठ्यक्रम करना चाहते हैं, इनके लिए भविष्य में क्या स्कोप हो सकता है? बीलिप करने के कारण से पुस्तक से तो आपका पहले से परिचय है ही। अच्छा हो कि आप भारतीय विद्या भवन से या और संस्थाएं जिनका नाम अभी आपको बताया गया है, उनमें किसी में जाकर के वहाँ प्रवेश लेकर के वह डिप्लोमा प्राप्त कर लें। उससे आपकी योग्यता में वृद्धि हो जाएगी और जहाँ भी रिक्त स्थान होंगे वहाँ पर आप आवेदन करेंगे तो आपको वहाँ पर लिए जाने की संभावना बहुत अधिक होगी। कुलदीप जी, हम समझते हैं कि आपको आपकी सवाल का, आपकी समस्या का समाधान हो गया होगा और आप शर्मा जी के जवाब से निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे। और भी कोई दर्शक अगर हमसे हमारे इस विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, हमसे अपने समस्या या सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। और हम आपको बता दें कि इन नंबरों से पहले 2 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्रजकिशोर जी, हम बात कर रहे थे कि विश्व स्तर पर हमारे प्रकाशक जो हैं कहाँ स्टैंड करते हैं, इस चर्चा को हम जारी करते हैं। हमारे प्रकाशक सामूहिक रूप से तो विश्व में अपना स्थान रखते हैं। मेरे ख्याल से अगर पुस्तकों की संख्या मिलें तो हम तीसरे स्थान पर हैं, और अगर भाषाओं की विविधता लें तो हम पहले स्थान पर हैं। लेकिन हम छांट करके किसी एक प्रकाशक को भी बताएं तो वह विश्व में जो स्थान साइमन एंड शूस्टर का है या रैंडम हाउस का है या वार्नर ब्रदर्स का है, वह स्थान उनके पास में नहीं है। उसका कारण यह है कि यह दूसरे प्रकाशक संपन्न देशों के हैं जहाँ पर पुस्तकें अधिक छपती हैं, अर्थात पुस्तकों की छपाई की संख्या बहुत अधिक होती है और बहुत अधिक लोग खरीद करके पढ़ते हैं। हमारे देश इतना संपन्न नहीं है, इसलिए इच्छा होते हुए भी बहुत से लोग स्वयं पुस्तक नहीं खरीद पाते, वह पुस्तक मांग करके पढ़ते हैं या पुस्तकालय से पुस्तक ला करके पढ़ते हैं। इसलिए धन की दृष्टि से तो नहीं है, लेकिन यदि आप पुस्तक की अंतर वस्तु,
पुस्तक की क्वालिटी, पुस्तक की छपाई की दृष्टि से देखें तो हमारा छपाई का उद्योग और प्रकाशन का उद्योग इतना आगे आ गया है कि अब वह किसी भी देश के साथ प्रतियोगिता में ठहर सकता है। हमारी पुस्तकें बहुत अच्छी छप रही हैं, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र की पुस्तकें हों या उपन्यास आदि जो रचनात्मक पुस्तकें हैं वो हों, या नाटक हों, या कविता से हैं, काव्य संग्रह हों, यात्रा वृत्तांत हो। हमारे देश की पुस्तकें अपनी आप में अनूठी हैं और किसी भी देश में प्रकाशित पुस्तकों की सामने ठहर सकती हैं। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती भारत आज पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में सिरमौर होने की तरफ है और हम बहुत संतोषप्रद स्थिति में हैं, ऐसा कहना है शर्मा जी का। और मैं अगला सवाल करना चाहूँगा रस्तोगी जी से कि पुस्तकें हमारे समाज व देश के निर्माण में किस तरह की भूमिका अदा करती हैं? पुस्तकें हमारे देश के निर्माण में काफ़ी अच्छी भूमिका अदा करती हैं। अभी मैंने पहले वाले क्वेश्चन का भी जवाब में यही था कि पुस्तकें पढ़ने से हम लोगों की अच्छी सोच बनती है। जब अच्छी सोच बनती है, संकल्प भी हम अच्छा ले पाते हैं। जब ये सब कार्य होते हैं तो कार्य भी अच्छा तरीके से ही होगा। इसलिए निर्माण भी किसी भी दिशा में जाएं, किसी भी व्यवसाय में जाएं, अच्छा ही कर पाएंगे। पुस्तकें हमारे जीवन को संवारती हैं, सजाती हैं, बनाती हैं और आगे बढ़ाती हैं। और अब समय है एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं यहीं, आप मत जाइएगा कहीं। खानदान को बर्बाद करके रख दूंगी। क्या कह रही हो बेटी? मैं रसोई गैस फिजूल खर्च करूंगी। मैं दाल, सब्जी, मीट का प्रेशर कुकर में नहीं ताकि गैस ज्यादा इस्तेमाल। ये तुम नहीं कर सकती। जरा सी चीज गर्म करने के लिए बड़ा बर्नर इस्तेमाल करूंगी ताकि गैस का खर्च और बढ़े। इससे फैमिली का बजट तहस हो जाएगा। कट कट! ये बेहुदा डायलॉग किसने लिखे हैं? मैंने सर। फिजूल गैस इस्तेमाल करने से कोई भी फैमिली बर्बाद हो सकती है। My beauty is my hair. क्या आप जानना चाहते हैं? सोया प्रोटीन पतले बालों के लिए, हिना तुलसी कमजोर जड़ों के लिए, लेमन चिपकते बालों के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्राण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव। कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की। बिरला इकोजन जनरेटर लंबे समय तक नॉन स्टॉप क्यों चलता है? क्योंकि इसमें है ट्विन फैन सिस्टम जो इंजन को ठंडा रखे और उसकी उम्र भी बढ़ाए। और एक बात बताऊं, सिर्फ चाबी लगाओ और आसानी से चलाओ। बिरला इकोजन, द मोस्ट एडवांस्ड एंड लॉन्ग लास्टिंग जेनसेट। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तब मैं अपने ऑयली बालों के लिए ऑयली बालों वाला शैम्पू यूज करती थी और शादी के बाद इनके ड्राई बालों के लिए एक अलग शैम्पू खरीदती थी। शीना के बाल लंबे हों इसके लिए एक और शैम्पू। तंग आ गई थी हर बार के अलग अलग शैम्पू से। फिर मैंने पाया सिमको एक्स्ट्रा के हर्बल शैम्पू। इसमें है आंवला, रीठा और शिकाकाई का उचित मिश्रण जो देता है आपके बालों को संपूर्ण सुरक्षा और भरपूर पोषण। सिमको एक्स्ट्रा केयर हर्बल शैम्पू, एक्स्ट्रा हर्ब्स, एक्स्ट्रा रिजल्ट्स। नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। पेश हैं अभी तक की कुछ खास खबरें। विश्व हिंदू परिषद कल से कांची में 3 दिन की राष्ट्रीय बैठक करने जा रही है। बैठक में हिंदू अल्पसंख्यक राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड में हिंदुओं के हो रहे धर्म परिवर्तन पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमेरिका ने इराक में संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय सेना भेजे जाने को मंजूरी देने के संकेत दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय सेना को इराक में पुनर्वास में सहायता करने के लिए मंजूरी दी जा सकती है अगर कोई अमेरिकी जनरल इसकी अध्यक्षता करे। इस पर अगले हफ्ते बातचीत शुरू होने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को सरकार बनाने का औपचारिक निमंत्रण दे दिया है। राज्यपाल ने मुलायम सिंह को 14 दिन के अंदर विधानसभा में बहुमत साबित करने को कहा है।
श्रीनगर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में चल रही 2 दिवसीय इंटरस्टेट काउंसिल की बैठक में आज सरकारिया आयोग की अधिकतर सिफारिशों को मानने पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सहमति बन गई है। भारत और पाकिस्तान के अधिकारियों के बीच आज दूसरे दिन भी रावलपिंडी में दोनों देशों के बीच हवाई यातायात बहाल करने के मुद्दे पर चर्चा जारी है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने अब तक हुई बातचीत को उत्साहजनक बताया है। पोटा के मामले में गिरफ्तार उत्तर प्रदेश के स्वतंत्र विधायक राजा भैया को बीमारी की हालत में लखनऊ के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ले जाया गया। साथ ही उनके साथ पुलिस के 4 गाड़ियां भी गई। फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी, आरबीआई के गवर्नर विमल जालान, इसरो के चेयरमैन के कस्तूरी रंगन समेत 7 लोगों को राज्य सरकार ने राज्यसभा की सदस्यता के लिए नामांकित किया है। इनके अलावा चरित्र अभिनेता दारा सिंह, संपादक चंदन मित्रा, साहित्यकार विद्यानिवास मिश्र और समाजसेवी नारायण सिंह भी इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की सत्ता से हटने के बाद मायावती ने भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप लगाया है कि बाबरी मस्जिद के मुद्दे से भाजपा अपने नेताओं पर लगे मुकदमे हटाने की मांग कर रही थी। मायावती ने यह भी कहा कि उनके मना करने पर भाजपा ने मुलायम का साथ मिलकर उन्हें सत्ता से हटा दिया है। अभी तक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेल्प ऑनलाइन करियर एंड डेवलपमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर। और हमारे बीच मौजूद हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री ब्रजकिशोर शर्मा जी और कृष्णा प्रकाशन समूह के चेयरमैन श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी। मैं शर्मा जी आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय प्रकाशकों को अपना स्तर ऊंचा उठाने के लिए आपका क्या परामर्श है? एक तो उन्हें बहुत सोच समझ करके लेखक चुनने चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि एक प्रकाशक ने एक विषय पर पुस्तक निकाली तो दूसरे उसकी नकल में किसी से भी पुस्तक लिखवा लेते हैं, शीर्षक लगभग वैसा ही दे देते हैं। जैसे भोजन बनाने की विधि है, उसको अंग्रेजी हम लोग क्यूजीन कहते हैं। अगर भारतीय क्यूजीन पर, भारतीय पाक विधि पर एक पुस्तक चल गई तो फिर किसी दूसरे से पुस्तक लिखवाते हैं, वह उसी की नकल करके कुछ भाषा में परिवर्तन करके पुस्तक लिख देता है। इस प्रकार की पुस्तक का स्तर अच्छा नहीं होता, उससे प्रकाशन उद्योग को कोई लाभ नहीं पहुंचता। प्रकाशक को तात्कालिक कुछ लाभ पहुंच जाए लेकिन नाम भी नहीं होता। तो नए विषयों को चुने, ऐसे विषयों को चुने जिनमें पुस्तक की आवश्यकता है, ऐसे विषयों को चुने जो लोकप्रिय होंगे। जैसे अभी रस्तोगी जी बता रहे थे। शर्मा जी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, प्रकाशकों के स्तर के लिए आपका परामर्श जारी रहेगा। और हमारे बीच हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो जी। हाँ जी, नमस्ते। आप कहाँ से बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए। मैं संदीप बोल रहा हूँ, दिल्ली से। जी बोलिए। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा है, आई एम अ न्यू राइटर एंड अ न्यू पोएट। ओके। मैंने कुछ किताबें लिखी थी पोइट्री पे और एक मैंने पब्लिशर को दी, तो वो मेरे से 85,000 रुपए पैसे मांग रहे थे, बिकॉज आई एम नॉट नोन। तो दिस इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर अ न्यू राइटर एंड अ न्यू पोएट। तो पब्लिशर जो कि इतना उनके पास ऑलरेडी प्रॉफिट कमाते हैं, और अगर ये न्यू राइटर एंड न्यू पोएट से इतना पैसे मांगते हैं अपने पब्लिश करने के लिए बुक, तो इसमें कहाँ हमारा पब्लिकेशन बढ़ सकता है। दूसरा प्रश्न है मेरा, ये पायरेसी अगर हमारे कंट्री में इतनी है, आई थिंक इफ दिस वांट टू बी चेक्ड, पब्लिशर्स को कुछ करना चाहिए, क्योंकि पब्लिशर्स ही इसको पायरेसी को एंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको प्रॉफिट मिलता है पूरा, तो दे डू नॉट वांट टू पे अटेंशन टू इट। तो क्या पब्लिशर्स को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहिए पायरेसी एंड करने के लिए, और थोड़ा उनको ज्यादा देना चाहिए रॉयल्टी टू द ऑथर्स? दे आर गेटिंग जस्ट पीनट्स। आपने हमें टेलीफोन किया, आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और पहला सवाल मैं रेफर करता हूं रस्तोगी जी को, और दूसरे का जवाब देंगे श्री शर्मा जी। रस्तोगी जी जानना चाहते हैं कि अपनी किताब छपवाना चाहते हैं, उसके बारे में बताइए, क्या क्या इनके लिए हो सकता है, और किसी ने इनसे पैसे की मांग की है? नहीं, जो पैसे की मांग की है, या तो आपका पर्सन करते समय पूरा पर्सन सही नहीं रहा या डिटेल में नहीं रहा। लेकिन ऐसा साधारणतः होता नहीं है कि एक प्रकाशक के पास कोई भी लेखक जाए तो वो उसको इतने पैसे मांगे। यदि वो मान लीजिए पैसे मांगता है तो मैं नहीं समझता वो उचित है।
लेकिन यदि वो समझता है कि मेरा रिस्क है तो पहले प्रकाशित करने से पहले उस मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत अच्छी तरह अपने द्वारा या अपने अच्छे जो भी उसके परामर्शदाता हैं या जिनसे वो एडिट करा सकता है उनसे एडिट कराने के बाद में वो उसको कहे। यदि वो ठीक समझता है कि प्रकाशित की जा सकती है तो प्रकाशित करना चाहिए, और वो समझता है प्रकाशित करने लायक मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है तो प्रकाशित ना करें। लेकिन पैसे वाला जो संबंध है वो मेरी समझ के बाहर है। अगर कोई प्रकाशक आपकी किसी पुस्तक को प्रकाशित करने के प्रति गंभीर है तो वो निश्चित रूप से आपको उसकी बाबत रॉयल्टी के रूप में कुछ ना कुछ धनराशि अदा करेगा, और नहीं करेगा तो आपसे कम से कम कुछ लेगा नहीं, और या हो सकता है जिसने आपसे मांग की हो किसी तरह की आपकी उसमें कॉमर्शियल हिस्सेदारी रखी गई हो, ऐसा कहना रस्तोगी जी का है। और मैं आपने पायरेसी की बात की है, उसके बाबत मैं मार्गदर्शन चाहता हूँ श्री शर्मा जी से। पायरेसी का किस तरह से हमारे साहित्य पर, पुस्तकों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में आप जरा सा प्रकाश डालें। ये एक बड़ा भ्रम है। कैसे इनको भ्रम हुआ है तो मैं नहीं जानता, लेकिन विदेशियों ने यहाँ पर भ्रम फैलाने का प्रयत्न किया, और विदेशों में भी कभी सेमिनारों में, आयोजनों में उन्होंने कहा कि भारत में पुस्तकों की पायरेसी बहुत होती है, और यह एक तथ्य है, बिल्कुल विरुद्ध है तथ्यों के। आप कनॉट प्लेस में चले जाएं, चाहे फुटपाथ पर भी आप चले जाएं, वहाँ पर जो पुस्तक बिक रही है वो असली पुस्तक है, नकली पुस्तक नहीं। पायरेसी अगर हो रही है थोड़ी बहुत तो वह ऑडियो कैसेट के क्षेत्र में हो रही है। पुस्तकों के क्षेत्र में पायरेसी नगण्य है, और जितनी पायरेसी हमारे यहाँ है उतनी ही पायरेसी यूके में होगी, उतनी ही जर्मनी में होगी, उतनी ही फ्रांस में होगी। यह बहुत ही कम मात्रा में है। पायरेसी पुस्तकों के विषय में कोई हमारे देश में समस्या नहीं है। कोई भी प्रकाशक शिकायत नहीं करता कि उसने पुस्तक छापी थी और उसकी नकल में दूसरे ने पुस्तक छाप ली। ऐसा बहुत ही कम होता है, और अगर होता भी है तो वह नगण्य सा है। पायरेसी के मामले में हमारे देश में अभी इस तरह का माहौल नहीं है जैसी बात से आप दिग्भ्रमित हुए हैं। ऐसा मार्गदर्शन है ब्रजकिशोर शर्मा जी का। और हमारे बीच टेलीफोन लाइन पर हमारे दर्शक मौजूद हैं। हेलो 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 जी, हेलो हेलो हेलो। आप पहले अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कीजिए, तभी हम आपके सवाल को ठीक से सुन सकेंगे। हेलो हेलो मैडम, आप अपने टेलीविजन की आवाज को थोड़ा कम कीजिए, तभी हम आपके सवाल को ठीक से सुन सकेंगे। हेलो हेलो हेलो। आप कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए और अपना सवाल कीजिए। दिल्ली से। जी बोलिए। मुझे एक प्रश्न पूछना था। कहा जाता है पुस्तकें सबसे अच्छी मित्र होती हैं। जी जी। तो एक स्टूडेंट कैसे तय करे कि उसके लिए अच्छी मित्र कौन सी पुस्तकें हैं? क्योंकि मार्केट में आज इतनी पुस्तकें हैं कि तय करना मुश्किल हो जाता है शुरुआत में जी। तो प्लीज मुझे ये बताइए कि किस तरह से कोई स्टूडेंट तय करे कि कौन सी पुस्तक सबसे अच्छी उसके लिए मित्र साबित होगी। आपने अपना नाम नहीं बताया? सरिता दिल्ली से बोल। सरिता दिल्ली से। अच्छा, पुस्तकें हमारे जीवन में हमारी अच्छी मित्र हो सकती हैं, और कौन सी पुस्तकें हमारे लिए जीवन में अच्छी मित्र हो सकती हैं, ये पूछना है सरिता जी का दिल्ली से। रस्तोगी जी कृपया प्रकाश डालिए। ये जो अच्छी मित्रता की वाली बात है, ये तो कहीं भी आप देख सकते हैं कि आपका भी मान लीजिए व्यक्तिगत लाइफ में बहुत सारे मित्र भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे। आप उसके लिए क्या ऑब्जर्व करती हैं कि मेरा बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है। ये जो ऑब्जर्वेशन होती है उसी तरह की ऑब्जर्वेशन पुस्तकों के साथ भी होनी चाहिए। आप भी अपने दोस्त बनाने से पहले उसको ऑब्जर्व करती हैं, किन किन गुणों से करती हैं, क्या ऑब्जर्व करती हैं। उसी तरह से पुस्तक का भी जो उसके कंटेंट्स हैं वो पढ़ने के बाद ही आप देख सकते हैं कि अच्छी मित्र हो सकती है या नहीं हो सकती। सरिता जी, आपने हमें फ़ोन किया, हम आपका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। और आपके सवाल से मुझे अपनी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं कि ये किताबें भी खूब हैं, अब यही मेरी महबूब हैं, ये खुलें तो दिल खुलें, जैसे छिपी मंजिलों के पते मिलें, ये मन के उपवन की दूब हैं, ये किताबें भी खूब हैं। और इसी क्रम में मैं शर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि भारतीय प्रकाशकों को मौजूदा दौर में किस तरह की पुस्तकों को छापने में प्राथमिकता बरतनी चाहिए, और विशेष रूप से जो काम आप कर रहे हैं एनबीटी किस तरह का अपना मानदंड एक निर्धारित करता है पुस्तकों को प्रकाशित करने के लिए। जिस प्रकार से भोजन में हम कहें कि केवल गाजर खाएं या केवल करेला खाएं, उसी प्रकार से एक प्रकार की पुस्तकों से काम नहीं चलता, उसमें विविधता होना आवश्यक है। बच्चों के लिए गिनती सिखाने की पुस्तक भी होगी, पहाड़े सिखाने की पुस्तक भी होगी, गीत सिखाने की पुस्तक भी होगी, और भूगोल बताने की पुस्तक भी होगी। वैसे ही जो अधिक आयु वर्ग के लोग हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति सचेत रखने वाली पुस्तकें भी होंगी, और अपने उद्योग में, अपने कर्म में किस प्रकार से क्षमता प्राप्त करें, किस प्रकार अपनी योग्यता को विकसित करें, वह भी उस प्रकार की भी पुस्तकें उनके लिए वांछनीय है। इसलिए पुस्तकों में विविधता है, ज्ञान अगाध है, ज्ञान अपार है, उसको सीमित नहीं किया जा सकता। यह हमको देखना है कि हमारी क्या आवश्यकता है, और जैसी आवश्यकता होगी उस हिसाब से आप पुस्तकालय में जाइए, प्रकाशक के पास जाइए,
पुस्तक विक्रेता के पास जाइए, आपको वैसी ही पुस्तक मिल जाएगी। जिस तरह जीवन के विभिन्न रंग हैं, उसी तरह से पुस्तकों की अलग अलग संकाय हैं, अलग अलग श्रेणियां हैं, और सभी तरह की पुस्तकें हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, प्रतिसंवेदित करती हैं और प्रभावित करती हैं। तो सब तरह की पुस्तकों की उपयोगिता हमारे समाज में है। रस्तोगी जी, आप दुनिया के अनेक देशों में घूमे हैं। स्विट्जरलैंड में आपको इंटरनेशनल अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। कृपया बताइए कि गुणवत्ता व कार्य पद्धति के मामले में भारत तथा अन्य देशों में हमसे क्या फ़र्क है? देखिए, गुणवत्ता के मामले में तो भारत काफ़ी पिछले 10-20 वर्षों में काफ़ी आगे आ चुका है। किसी चीज़ का एकदम कंपेयर करके तो नहीं कह सकते फर्स्ट है सेकंड है, लेकिन काफ़ी कुछ उसने अपने गुणवत्ता के मामले में बहुत तरक्की की है। दूसरा, कार्य पद्धति की बात है। कार्य पद्धति भी काफ़ी बेटर हुई है जब से ये सब मल्टीनेशनल कंपनी है या कंप्यूटराइजेशन आया है, जब से सब जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर सब लोगों का आपस में मिलना जुलना हुआ है। इनका ट्रांजैक्शन होने से हमारे भारत के जितने भी व्यक्ति हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और बहुत उनको अडॉप्ट करने की कोशिश भी करते हैं। फिर भी उसके बाद भी बेटरमेंट के लिए तो हर समय गुंजाइश होती है। हमें फिर भी उन आज की स्थिति में कुछ कार्य पद्धतियाँ उनकी ऐसी हैं जो हमसे बेटर हैं। ये एक मेरे सकारात्मक सोच कहते हैं, जिसको कि हमें अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे समय की पाबंदी है और बहुत फेयरनेस है, कहीं कोई मैनिपुलेशन नहीं होती, जो मन में होता है वही बाहर होता है। इस तरह की उनकी जो कार्य पद्धति होती है, अपने कार्य के प्रति बहुत समर्पित होते हैं, जिसको कि बहुत प्रायोरिटी देते हैं, जो कि हमारे लिए भी बहुत आवश्यक है। जबकि पहले से काफ़ी हम लोगों में बदलाव आया है, लेकिन और भी बदलाव आने की उसमें गुंजाइश है, जो हमें करनी चाहिए। यही मेरी सब लोगों से एक विनती भी है, सुझाव भी। हमारे इस प्रकाशन के क्षेत्र में रोजगार की क्या क्या संभावनाएं हैं रस्तोगी जी? क्योंकि जैसे साक्षरता बढ़ी है, जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ी है और हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है, उसके हिसाब से पुस्तकों की रीडरशिप भी बढ़ी है, पुस्तकों को पढ़ने के प्रति लोगों में जो एक रुझान पैदा हुआ है। तो इसमें इस क्षेत्र में रोजगार की संभावनाएं कितनी निहित हैं? कृपया इस पर प्रकाश डालें। इसमें रोजगार की संभावनाएं भी काफ़ी निहित हैं। इसमें हम लोग काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हम आज स्टैंड करते हैं। उनके लेवल पे स्टैंड करने के लिए हमें बहुत अच्छे वर्किंग हैंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हैं, सेल्स डिपार्टमेंट हैं। प्रोडक्शन में भी दो टाइप के डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक मैकेनिकल होता है और एक एकेडमिक होता है। दोनों चीज़ों में एक, जिसको कि हम हिंदी में संपादन भी बोल देते हैं, काफ़ी गुंजाइश है। यदि इसमें शुरू से अगर ट्रेनिंग लेके आए जाए तो इसमें बहुत आगे बहुत संभावनाएं हैं। प्रकाशन के क्षेत्र में, पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की अनंत संभावनाएं हैं और युवा वर्ग इस क्षेत्र में करियर की अपनी मंजिलें तय कर सकते हैं, करियर का चुनाव कर सकते हैं। ऐसा अनुभव है श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी का। और अब वक्त है एक ब्रेक का। आप अगर करियर से रिलेटेड और आज के विषय से संबंधित, आज का विषय है पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं, कोई टेलीफोन या किसी तरह की कोई हमसे बात अपनी शेयर करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। अब वक्त है एक ब्रेक का, हम वापस आते हैं यहीं, आप मत जाइएगा कहीं। My beauty is my hair. क्या आप जानना चाहते हैं? सोया प्रोटीन पतले बालों के लिए, हिना तुलसी कमजोर जड़ों के लिए, लेमन चिपकते बालों के लिए। अब तो आप भी जान गए ना? अयूर हर्बल शैम्पू। प्रण से प्रयास, प्रयत्न से विश्वास, विश्वास से संभव, कर दिखाए लगन ऐसी ऐसी जैसे भक्ति, भक्ति से है शुद्धता, शुद्धता से शक्ति। राजधानी बेसन, शक्ति शुद्धता की।
begins the era of royalty. For designer clothing, of course. PP Design Estate from the house of PP Jewelers. It's time for a renaissance. The Renaissance Goa Resort. It's time for a renaissance. हेल्प ऑनलाइन कैरियर एंड डेवलपमेंट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, आज हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर। और हमारे बीच मौजूद हैं नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री ब्रज किशोर शर्मा जी और कृष्णा प्रकाशन समूह के चेयरमैन श्री सत्येंद्र कुमार रस्तोगी जी। अगर आप भी पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर बनाने के प्रति गंभीर हैं और हमसे किसी तरह का सवाल करना चाहते हैं, तो हमारे स्टूडियो के टेलीफोन नंबर्स हैं 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। रस्तोगी जी, मैं जानना चाहता हूं कि प्रकाशकों के सामने मौजूदा दौर में किस तरह की समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याओं से प्रकाशकों को दो चार होना पड़ता है? देखिए, मैं सबसे पहले अपनी एजुकेशनल बुक्स के बारे में जो समस्याएं आती हैं मैं उनका बताता हूं। मैं इस बात की क्षमा चाहूँगा कि अभी कुछ समय पहले एक दर्शक ने भी एक हमसे सवाल किया था, जो शर्मा जी ने उसका जवाब दिया है। थोड़ा सा मेरा उससे अलग जवाब है। जो पायरेसी वाली बातें हैं वो मुझे संकोच तो खैर काफ़ी है, लेकिन पायरेसी भी काफ़ी होती है, जिसका कि प्रकाशकों को बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान भी और मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ती है। आर्थिक नुकसान तो ये है कि यदि हम कोई भी बुक, ये तो मानते हैं कि एक लेखक ने पूरी मेहनत करी, उसको प्रकाशक ने उसको प्रकाशित किया, सिर्फ लेखक की मेहनत करने से और प्रकाशन करने से ही पूरा काम नहीं हो जाता, उसका बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ उसको प्रकाशन करना होता है, जिसमें कि उसका ओवरहेड्स जो खर्चे हैं जो काफ़ी आते हैं। दूसरा, प्रकाशित करने के बाद में यदि किताबें हमारे यहाँ रखी रहीं, उसकी मार्केटिंग नहीं हुई या उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई, जिसमें कि एक प्रोडक्शन का मतलब जो किताब की जो कॉस्ट होती है, जिसका कि काफ़ी भाग हमारा उसकी नेटवर्किंग को मेंटेन करने में या उसको प्रमोट करने में लग जाता है, जो एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता कि किताब आज ये 100 रुपये की है, 200 रुपये की है, उसके पीछे हमारा बहुत खर्चा बैठता है, जो कि हमें उसी से तो हमें लेना होता है। यदि हम अच्छी उसकी मार्केटिंग नहीं करेंगे या उसकी अवेयरनेस नहीं करेंगे, तो पाठकगण जो है उसको कैसे जानेगा कि हाँ भी कौन कौन सी बुक्स हमारी अवेलेबिलिटी है उसकी। इन सब कार्य करने के लिए काफ़ी खर्चा होता है, जिससे कि उसकी कॉस्ट थोड़ी सी एक आम आदमी की सोच से ऊपर भी हो सकती है। या बहुत अच्छा पेपर की क्वालिटी है, प्रिंटिंग की क्वालिटी है, उनको सब चीज़ों को अच्छा मेंटेन करने के लिए मान लीजिए पेपर की कॉस्ट है, अगर किसी वजह से 35 रुपये किलो का कागज़ है, 45 रुपये किलो का कागज़ है, अगर 50 रुपये किलो का कागज़ है, उसी से कॉस्ट उसकी बहुत बढ़ जाती है। नंबर एक बात तो यह है। और दूसरी बात यह है कि जो पायरेसी होती है, आज हमारी बुक सपोज 100 रुपीज़ की एक बुक्स हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं, उस पर ओवरहेड भी खर्च होता है, उस पर रॉयल्टी भी पेमेंट होती है, लेकिन जो आदमी पायरेसी कर रहा है उसके लिए कोई ओवरहेड नहीं होता। उसकी गुडविल, उसकी मार्केटिंग, मान लीजिए किसी शहर में कोई बुक 1000 अगर छपने लगी, तो भाई देखते हैं अच्छा भाई इसकी अच्छी सेल है तो इसको पायरेट करो। ना तो उसको कोई रॉयल्टी पे करनी पड़ती है, ना उस पर कोई उसकी मार्केटिंग के लिए खर्च करना पड़ता है, ना उसकी नेटवर्किंग के लिए खर्च करना पड़ता है। प्रकाशकों को क्या समस्याएं हैं रस्तोगी जी, हम उस पर चर्चा जारी रखेंगे। और हमारे बीच लखनऊ से हमारे एक दर्शक टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। हेलो 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 जी। हाँ, हम नए राइटर हैं जी। आप अपना नाम बताइए, आपका क्या नाम है? आजम। अच्छा जी, बोलिए। हमारी कुछ रचनाएं हमने लिखे हैं जी।
लेकिन अभी तक जैसे कुछ प्रकाशकों से हमने संपर्क किए जी, और उधर से हमें कोई रिस्पांस नहीं मिला। उन लोगों ने मतलब प्रकाशन के लिए एक आध प्रतियां मांगी और फिर मतलब कहा कि बाद में हम फिर संपर्क करेंगे, और उसमें नाम वगैरह जैसे नावल टाइप की हमने कुछ रचनाएं लिखी थी जी, जी, और कहानियों का संग्रह भी था, लेकिन हम अभी तक प्रकाशित नहीं करा पाए। उसके लिए हमें उचित मार्गदर्शन दें कि कहाँ संपर्क करें जिससे हम प्रकाशित करा सकें। मोहम्मद आजम हैं लखनऊ से, जानना चाहते हैं कि अपनी पुस्तक है इनकी, कुछ फिक्शन पे है, कुछ नॉन फिक्शन है, उसको छपवाने के प्रति इच्छुक हैं। रस्तोगी जी बताइए पहले क्या कर सकते हैं, उसके बाद प्रकाशकों की समस्याओं पर हम चर्चा को जारी रखेंगे। जो भी आपकी पुस्तक है उससे संदर्भ में जो भी प्रकाशन हैं, जो भी 5-6 प्रकाशन, थोड़ी सी एक मार्केट में जाके स्टडी कर लें कि इस टाइप की पुस्तकें कौन कौन प्रकाशित करते हैं, उनको अपना एक प्रपोजल भेजें, संभव हो सके उनको व्यक्तिगत मीटिंग करें, जब आप जिनको अच्छा समझें उनसे वो प्रकाशित कराएं। जी, हम प्रकाशकों, आजम जी आपने फ़ोन किया, आपका धन्यवाद। हम समझते हैं आप निश्चित रूप से संतुष्ट हुए होंगे रस्तोगी जी के जवाब से। हम चर्चा कर रहे हैं रस्तोगी जी प्रकाशकों के सम्मुख समस्याओं पर। एक सिलेबस की शिकायत भी बहुत ज़्यादा प्रकाशकों की रहती है कि सिलेबस को अपडेट करने में भी काफ़ी ड्यूरेशन में अंतर आ जाता है, इस पर कुछ बताइए। मैं एक माफ़ी चाहूँगा जो मैं बात पूरी कर दूँ दो शब्दों में। जो पायरेसी वाली बात है वो मैंने पूरी बता दी आपको। इससे जो अभी हमारे एक दर्शक थे उनका एक जवाब था कि इसमें प्रकाशक काफ़ी कुछ उन्हें करना चाहिए जो पायरेसी ना हो, लेकिन मेरा मानना यह है कि पायरेसी को रोकने के लिए सबसे बड़ा जो सहयोग हमें मिल सकता है वो दर्शक की तरफ से मिल सकता है। मान लीजिए एक किताब अगर कोई भी हमारी मार्केट में 100 रुपये की बिक रही है और वो पायरेट किताब जो कुछ घटिया पेपर पे छपी है या उतना अच्छी क्वालिटी प्रिंटिंग नहीं आ रही है, वो मान लीजिए 20 रुपये की 25 रुपये बिक रही है और जो ओरिजिनल बुक है वो 50 रुपये बिक रही है, तो दर्शक भी जो है उस 25 रुपये को जो है ज़्यादा फेवर करता है कि भाई मुझे सस्ती मिली है मैं इसको ले लेता हूँ। जबकि जो पायरेट किताब करता है उसको तो ना तो रॉयल्टी पे करनी पड़ती है ना उस पर कोई खर्चे करने पड़ते हैं। इसमें प्रकाशक क्या कर सकता है ये मैं नहीं समझ सकता। इसमें सिर्फ दर्शक कर सकता है कि वो पायरेट किताबें ना खरीदे, उनको प्रोत्साहन ना दे, नंबर एक। दूसरा बात जो है जो सिलेबस वाली बात बताई है आपने, उसका मैं बता देता हूँ। सिलेबस पे रस्तोगी चर्चा करेंगे। इस बीच हमारे बीच टेलीफोन पर हमारे एक दर्शक मौजूद हैं, हम उनका सवाल सुनते हैं। हेलो जी। हाँ नमस्कार रस्तोगी जी। नमस्कार जी। अच्छा, मुझे से एक क्वेश्चन पूछना है कि एक प्रकाशक के लिए क्या गुण होने चाहिए एक अच्छे प्रकाशक के लिए। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका क्या नाम है? मैं मेरठ से बोल रहा हूँ, राजीव गुप्ता जी, बोलिए। और दूसरा एक मुझे मेंटल एबिलिटी की बुक निकालनी थी जी, जैसे RS अग्रवाल की निकालते हैं, तो उसमें कितनी कॉस्ट आ जाएगी अगर हमें 2-3 हजार बुक अगर उसको पब्लिश करूँ 100 पेज तक की या 150 पेज की। राजीव गुप्ता जी जानना चाहते हैं कि किसी अपनी पुस्तक को प्रकाशित करने के प्रति इच्छुक हैं और आपसे जानना चाहते हैं कि क्या उसमें आ सकता है इनका खर्चा और कैसे हो सकता है। ये सब तो व्यक्तिगत सामने बैठ के ही बताया जा सकता है कि क्या आपकी मैनस्क्रिप्ट होगी, कितने पेज की बैठेगी, उसमें क्या किया जा सकता है। ये फ़ोन पे बताना जब तक आमने सामने कोई चीज़ नहीं होगी संभव नहीं हो पाएगा। रस्तोगी जी आपके ही शहर से हैं, मेरठ में आप कभी इनसे संपर्क कर सकते हैं, मिल सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। और अब चूंकि हम हर सप्ताह एक नए करियर पर बात करते हैं और इस बार हमारा विषय था पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में करियर की संभावनाएं। अगर आप लोग हमारे इस करियर से संबंधित, हमारे इस प्रोग्राम से संबंधित किसी तरह का कोई सुझाव या कोई सजेशंस हमें देना चाहते हैं तो हमारा पता है, आप हमें लेटर लिख सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है हेल्प ऑनलाइन, जैन टेलीविज़न, सिंधिया विला, रिंग रोड, सरोजनी नगर, नई दिल्ली 110023 और हमारा टेलीफोन नंबर है 55652189 और दूसरा नंबर है 55652190। हमारा फैक्स नंबर है 26110014 और ईमेल कर सकते हैं आप helponline@jaintv.com। हाँ, आप लोग नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से श्री बृजकिशोर शर्मा जी आप हमारे बीच आए, हम आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। रस्तोगी जी आपने बहुमूल्य समय हमें दिया, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। और शिमला से प्रदीप कुमार ने हमें एक पत्र भेजा है, ये इन्होंने लिखा है कि बहुत परिश्रम करता हूँ, फल नहीं मिलता। आपके लिए एक कवि की 2 पंक्तियाँ मैं आपके लिए पेश करता हूँ कि तप तप कर श्रम की अग्नि में जिनका जीवन हवन हो गया, ऐसे पौरुष के बलिदानी महामृत्यु से भी लड़ते हैं। रोक सकी हैं कब बाधाएं मंजिल के साहसी पथिक को, मन का केवल वेग चाहिए, पांव स्वयं ही चल पड़ते हैं। आपके मन के वेग को बनाए रखें, आपको निश्चित रूप से मंजिल, सफलता आपके कदम चूमेगी। और मैं चाहता हूं आपसे अनुमति, फिर मिलेंगे अगले गुरुवार, तब तक के लिए नमस्कार।
हेल्प ऑनलाइन के सह प्रायोजक MDH मसाले। असली मसाले MDH